नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है तेजस IAS एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से हमने CGPSC प्रीलिम्स के लिए क्रैश कोर्स की एक सीरीज़ लॉन्च की हुई है, जिसमें हमने 30 टॉपिक्स कवर करने का वादा किया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और इन टॉपिक्स से यदि आप क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, इन टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं, तो आपको प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए आज का जो लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो आज आपको लेक्चर देने वाला हूं, वो लेक्चर है हमारा रिलेटेड किससे? छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधनों से। ऊर्जा संसाधन अर्थात ऐसे ऐसे संसाधन जिनसे ऊर्जा की प्राप्ति की जा सकती है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जैसे कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है विद्युत, जो कि इलेक्ट्रिसिटी। इसके अतिरिक्त आप बहुत सारे ऊर्जा के संसाधन जानते हैं, थर्मल एनर्जी यानी तापीय ऊर्जा, है ना। इसके अतिरिक्त आप कह सकते हो प्रकाश ऊर्जा, लाइट एनर्जी इत्यादि सब जो है ऊर्जा के संसाधन है, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही सहायक होते हैं और बहुत ही बहुमूल्य है हमारे लिए। ये जो सारे के सारे ऊर्जा संसाधन हैं, तो उन्हीं ऊर्जा संसाधनों के बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा के कौन कौन से संसाधन हैं और इन संसाधनों की उपलब्धता किस प्रकार से है, इन संसाधनों का विस्तार किस प्रकार से है, इन संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जा रहा है, जो आम जनता है वहाँ तक ये इन संसाधनों का जो फायदा है या लाभ है वो किस प्रकार से पहुँच पा रहा है। इन संसाधनों को जो नियामक जो है या जो नियंत्रित करने का कार्य जो है वो कौन कौन सी संस्थाएं कर रही है, उनके बारे में भी हम जानेंगे। कहाँ कहाँ पर ऊर्जा उत्पादन किस किस प्रकार से हो रहा है, इनके बारे में भी हम जानेंगे। कौन कौन से क्षेत्र जो है ऊर्जा से संबंधित, वो सारी चीज़ों को हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधनों से। कौन कौन से ऊर्जा संसाधन छत्तीसगढ़ का हिस्सा है, देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संसाधन के लिए यदि आप लोगों को पता होगा, छत्तीसगढ़ का जो नदी अपवाह तंत्र है वो बहुत ही विकसित अपवाह तंत्र है, बहुत ही विस्तृत अपवाह तंत्र है, बहुत ही फैला हुआ अपवाह तंत्र है। तो इस अपवाह तंत्र में जो भी नदियां शामिल हैं उनमें विस्तारित रूप में या व्यापक रूप में जल राशि उपलब्ध है, और जहां जल राशि की उपलब्धता होती है वहां पर आप कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई की पर्याप्त व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप जल राशि का उपयोग जल विद्युत शक्ति यानी जल के माध्यम से विद्युत शक्ति के उत्पादन में भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे राज्य में जो बहने वाली नदियां हैं प्रमुख रूप से 5 अपवाह तंत्रों में विभाजित की गई है, जिनमें से प्रमुख हैं सोन नदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र। इन अपवाह तंत्रों के बारे में जब हमने पढ़ा था तो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और नर्मदा अपवाह तंत्र का उतना योगदान हमारे राज्य के अपवाह तंत्र में नहीं है, परंतु महानदी अपवाह तंत्र और सोन नदी अपवाह तंत्र, इसके अतिरिक्त जो आपका गोदावरी अपवाह तंत्र जो है वो प्रमुख स्थान रखता है छत्तीसगढ़ के जल जो शक्ति है या जल संसाधन है उसमें। तो देख सकते हैं, यदि आपको याद होगा कि जो सोन नदी अपवाह तंत्र है उसमें जो मिलने वाली उसकी सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं वो छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी बघेलखंड का पठार और पाट प्रदेश का क्षेत्र है वहां से उत्पन्न होकर के उत्तरी ढाल की ओर प्रवाहित होते हुए उस सोन नदी में समाहित होती हैं। जो महानदी का क्षेत्र है, महानदी का उद्गम ही छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सिहावा पर्वत से होता है। वहां से उद्गमित होकर के वो अपना पूरा का पूरा प्रवाह तंत्र बनाते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर जाती है। बहुत सारी नदियां उसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें से प्रमुख नदी है आपकी शिवनाथ नदी। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे गोदावरी नदी का जो अपवाह तंत्र है उसकी जो एक प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी, जो कि बस्तर की जीवन रेखा अर्थात दंडकारण्य प्रदेश जो है या बस्तर संभाग जो है या बस्तर का क्षेत्र जो है उसमें मध्य भाग से प्रवाहित होते हुए गोदावरी नदी में जाकर के मिलती है। तो इतनी सारी नदियों का विस्तार होने की वजह से यहाँ पर आपका विद्युत शक्ति का उत्पादन पर्याप्त रूप से बहुलता में होता है। मुख्य रूप से जो आपकी उत्तरी क्षेत्र अर्थात पूर्वी बघेलखंड के पठार और पाट प्रदेशों से जो बहने वाली नदियां हैं वो जल विद्युत उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ज़्यादा उनका योगदान है। तो हम देखेंगे कौन कौन सी नदियां जो हैं वो आपके जल विद्युत उत्पादन में शामिल हैं। तो सबसे पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, फैक्ट्स के बाद उनको कोरिलेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे।
तो छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा के संसाधन है जिसमें सबसे प्रमुख है आपका जल विद्युत शक्ति। तो छत्तीसगढ़ में जल राशि की पर्याप्त उपलब्धता के कारण यह जल विद्युत शक्ति का एक प्रमुख केंद्र है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं कि 2008 से छत्तीसगढ़ जो है देश का पहला शून्य पावर कट राज्य है। याद रखिएगा, सन 2008 से जो छत्तीसगढ़ है वो आपका कौन सा देश का पहला शून्य पावर कट राज्य है। कौन से सन से? 2008 से। इसके अतिरिक्त यह विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य भी है। कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ राज्य जो है आपका विद्युत उत्पादन में अग्रणी राज्य है। और 2008 से जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो देश का पहला क्या? जीरो पावर कट स्टेट है, शून्य पावर कट राज्य है। फिर आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो ऊर्जा संसाधन है उनकी कुल स्थापित क्षमता, यानी कितना ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जिसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो जल विद्युत शक्ति का है, तो वो लगभग कितना हो रहा है, कितनी स्थापित क्षमता है उसकी, ये है आपकी 16,454.42 मेगावाट की। इतनी जो आपकी ऊर्जा जो शक्ति है उसका उत्पादन हो रहा है। आपको पता होगा कि ऊर्जा को नापने की जो इकाई है वो वाट में होती है, तो वाट के आधार पर ये जो उत्पादन हो रहा है वो किस इकाई में हो रहा है? मेगावाट की इकाई में हो रहा है। वाट से ऊपर आपका आ जाएगा किलोवाट, किलोवाट से ऊपर आप आ जाएंगे मेगावाट में, और भी बहुत इकाइयाँ होती हैं। सामान्य दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपका कुल ऊर्जा शक्ति है वो छत्तीसगढ़ में स्थापित है, वो कितनी है? 16,454.42 मेगावाट। अब ये जो कुल क्षमता है वो अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार से वर्गीकृत की गई है, किस प्रकार से विभाजित है, उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये मैं आपके लिए जूम कर दे रहा हूं, ये आप देख सकते हैं कुल स्थापित क्षमता का जो 16,454.42 मेगावाट है, उसमें से अधिकतम लगभग 90 से 95% जो हिस्सा है वो आपका ताप विद्युत स्थापित क्षमता है। ताप विद्युत अर्थात देख सकते हैं ये 15,802.54 मेगावाट। इतनी जो विद्युत इतना जो शक्ति है या ऊर्जा शक्ति है उसकी प्राप्ति हमें कहां से हो रही है? ताप विद्युत से प्राप्ति हो रही। ताप विद्युत का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है? ताप विद्युत के उत्पादन के लिए आप सिंपल एक जो कॉन्सेप्ट है उसमें आप जल को गर्म करते हैं, जल को गर्म करने से भाप की उत्पत्ति होती है। उन भाप को एक स्थान पर एकत्रित करके नोजल के माध्यम से, नोजल अर्थात पतली जगह से, सकरी जगह से पास किया जाता है, जिससे वो भाप एक प्रकार से भारी कहना चाहिए, जो जल राशि हैं या जो जल बिंदु हैं उनका एक संघनित रूप होता है। संघनित रूप कहना नहीं चाहिए इसको, ये आपका क्या हवा के रूप में या वायु के रूप में एक भाप की शक्ति होती है, भरी हुई, जो जल से भरी हुई शक्ति होती है। तो ये जो भाप जब एक नोजल से या सकरे स्थान से प्रवाहित होती है तब इसकी जो वेग है, इसका जो स्पीड है या जो वेलोसिटी वेग है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, और उस वेग का उपयोग करके हम बड़े बड़े टरबाइन अर्थात जो बड़े बड़े टरबाइन के पंखे होते हैं उनको घुमाने का काम करते हैं, और उन टरबाइन से रिलेटेड जो इलेक्ट्रिक जनरेटर होते हैं, विद्युत उत्पादन का जो कार्य करते हैं, जिनको कि हम इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनामो के नाम से जानते हैं, उनसे विद्युत उत्पादन होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, कैसे आप ताप का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन कर सकते हो, और इसमें जल राशि का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। फिर आप देख सकते हो जल विद्युत स्थापित क्षमता। जल विद्युत स्थापित अर्थात वही जो टरबाइन है जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, टरबाइन के पंखों को घुमाने के लिए आप किसी भी ऐसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, शक्ति का उपयोग कर सकते हैं जो उन टरबाइन के पंखों को आसानी से घुमा दे। जब हम ताप विद्युत देख रहे थे तो ताप विद्युत में आपने भाप का उपयोग किया था, जल को गर्म करके भाप का उपयोग किया था। इसी प्रकार से यदि हम जल धारा का उपयोग करें, जल धारा अर्थात जल को किसी ऊंचे स्थान से नीचे की ओर गिराया जाए,
तो गुरुत्वाकर्षण के कारण उसमें अधिक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और इस वजह से जब वो टरबाइन के पंखों पर तेजी से पड़ेगी तो टरबाइन ज़्यादा स्पीड में या ज़्यादा वेग से घूमना शुरू करेंगे। जब वो घूमेंगे तो उनसे रिलेटेड या उनसे जो जुड़े हुए इलेक्ट्रिक जनरेटर या डायनेमो जो है वो आपका विद्युत शक्ति का उत्पादन करेंगे। तो इनका जो योगदान है वो लगभग कितना है, 120 मेगावाट का योगदान आपका जल विद्युत स्थापित क्षमता का है। फिर आप देख सकते हो अक्षय ऊर्जा क्षमता। अक्षय ऊर्जा अर्थात ऐसे ऊर्जा स्रोत जो कि क्षय नहीं होते हैं, जिनका क्षय होना निकट भविष्य में संभावित नहीं है, उन्हें क्षयित होने में बहुत समय लगने वाला है, ऐसे संसाधनों को हम बोलते हैं अक्षय ऊर्जा क्षमता या अक्षय ऊर्जा संसाधन। तो इसमें एक प्रमुख जो संसाधन है वो है हमारा सूर्य। सूर्य हमारा अक्षय ऊर्जा का एक संसाधन है। सूर्य से हमें तापीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा भी प्राप्त होती है। तो सूर्य आपका एक अक्षय ऊर्जा संसाधन है। आप सभी को जानकारी होगी कि किस प्रकार से वर्तमान में सौर ऊर्जा का प्रचलन, सौर ऊर्जा का उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा शासन प्रशासन देश विदेश में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि निकट भविष्य में विद्युत शक्ति का जो उत्पादन है या अन्य जो हमारे ऊर्जा प्राप्ति के जो संसाधन है जैसे कि कोयला या फिर पेट्रोलियम या जीवाश्म आधारित जो खनिज, जीवाश्म आधारित जो ईंधन के संसाधन हैं वो निकट भविष्य में समाप्ति की ओर है। तो ऐसे में जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों पर विचार किया जा रहा है उनमें एक प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में नाम उभर कर आता है किसका, सौर ऊर्जा का। और यही सौर ऊर्जा किसका हिस्सा है, अक्षय ऊर्जा का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में जो अक्षय ऊर्जा क्षमता है, अक्षय ऊर्जा की उत्पादन जो क्षमता है वो लगभग कितनी है, 484.36 मेगावाट की। फिर आप अक्षय ऊर्जा के अलावा जो वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत में एक प्रमुख स्थान आता है किसका, नाभिकीय ऊर्जा का। तो नाभिकीय ऊर्जा के बारे में आप जानते हैं, नाभिकों के विखंडन से जो उच्च द्रव्यमान वाले जो आपके अणु परमाणु होते हैं उनके विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार से, जैसे कि विद्युत के उत्पादन में या तापीय ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग कर सकते हैं। आप परमाणु रिएक्टर्स के बारे में पढ़े होंगे। परमाणु रिएक्टर्स में क्या किया जाता है, नाभिकीय विखंडन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, फिर उसको विभिन्न प्रकार से अलग अलग चैनलों के थ्रू उसको हम अन्य जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके उत्पादन में या वितरण में उपयोग करते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा क्षमता का जो योगदान है, जो कुल स्थापित क्षमता है छत्तीसगढ़ राज्य की ऊर्जा संसाधन क्षमता, उसमें कितना है, 47.52 मेगावाट की क्षमता है। तो ये आप देख सकते हैं कुल स्थापित क्षमता जो आपकी 16,454.42 मेगावाट की थी, उसको हमने किन किन वर्गों में बांटा है। आगे हम देख लेते हैं क्या दिया हुआ है आगे आपका, ऊर्जा प्रशासन। ऊर्जा प्रशासन अर्थात ऊर्जा के जो संसाधन हैं जिनका उपयोग है उनका नियामकीकरण किस प्रकार से किया जाता है, उनका नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, उनके वितरण में किस प्रकार से नियमों का, निर्देशों का बनाया जाता है, उनका पालन किस प्रकार से करवाया जाता है, उनको पालन करवाने वाले कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, उन पर आधारित हम किनको देखते हैं, ऊर्जा प्रशासन को देखते हैं। तो ऊर्जा प्रशासन कहाँ से शुरू होता है, सर्वोच्च स्तर पर हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रीगण, ऊर्जा विभाग से संबंधित जो मंत्रीगण हैं वो पदस्थ होते हैं। इनके नीचे जो पदस्थ होते हैं वो मुख्य सचिव महोदय पदस्थ होते हैं। मुख्य सचिव महोदय के अंतर्गत जो आने वाली ऊर्जा संसाधन इकाइयां हैं वो कौन कौन सी इकाइयां हैं, नंबर 1 आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये आपका पहली इकाई है। दूसरी इकाई है आपका छत्तीसगढ़ अक्षय विकास अभिकरण अर्थात क्रेडा, ठीक है। छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो है आपका, या अथॉरिटी जो है वो आपकी कौन सी है, क्रेडा, ठीक है। नेक्स्ट जो इकाई है, नेक्स्ट जो यूनिट है आपका वो है छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी जो कमीशन है, रेगुलेटरी जो कमीशन है वो आपका छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग हो गया। फिर आपका आता है छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल
बायोफ्यूल के बारे में आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ राज्य फेमस है बायोफ्यूल के प्रोडक्शन में। करंज के जो पौधे होते हैं, करंज के जो फल हैं, उनके माध्यम से बायोफ्यूल का प्रोडक्शन किया जा रहा है। ये भी वैकल्पिक ऊर्जा का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। आने वाले समय में जो पेट्रोलियम या पेट्रोल संबंधी जो उत्पाद हैं, पेट्रोलियम उत्पाद हैं, उनके जो भंडारण है वो आने वाले समय में समाप्ति की ओर है। तो उसका पेट्रोल का जो विकल्प है वो हमारे सामने क्या प्राप्त हुआ है, बायोफ्यूल प्राप्त हुआ है। तो बायोफ्यूल जिनसे उत्पन्न, बायो अर्थात जो पेड़ पौधे या जो जीव जंतु जो हैं उनके जो हिस्से हैं या अंग है या ऐसे प्रकार के संसाधन जिनसे हमें कहना चाहिए कि सीधे सीधे उनके फलों, पत्तियों इत्यादि का उपयोग करके हम क्या कर सकें, ईंधन का उत्पादन कर सकें, तो ऐसे संसाधनों को हम बायोफ्यूल के अंतर्गत रखते हैं। तो उसमें करंज का पौधा एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आपको यदि करंट अफेयर्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा तो पता होगा कि छत्तीसगढ़ राज्य से उत्पादित जो बायोफ्यूल है उसका उपयोग अभी हाल ही में एक विमान को या वायुयान को उड़ाने में किया गया है। ये जब हम करंट अफेयर्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज आने वाली है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस स्थान से किस स्थान के बीच में उस वायुयान की उड़ान को, वायुयान का जो उड़ान है वो भरी गई है। तो देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ स्टेट बायोफ्यूल या बायोडीजल जो आपका अथॉरिटी है, ये आपकी इकाई है जो कि ऊर्जा प्रशासन में मुख्य मंत्री महोदय और मंत्री महोदय के नीचे मुख्य सचिव महोदय के अंतर्गत इतनी इकाइयां जो हैं वो कार्य करती हैं। और इन्हीं पर जो हमने क्या किया था, जो कुल स्थापित ऊर्जा है उनका जो वितरण है या जो उनका वर्गीकरण है वो इन्हीं इकाइयों के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए थे। आगे हम देखते हैं कि ऊर्जा प्रशासन के बाद हमारे पास क्या है, एक एक जो क्षेत्र है उसका डिटेल हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले आपका कौन सा आ रहा है, सबसे पहले आपका आ रहा है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल। देख लीजिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना आपकी हुई थी कौन से सन में, सन 2000 में। किस तिथि को, 15 नवंबर सन 2000 को यह स्थापित हुआ था। पुनर्गठन इसका कब हुआ, 19 दिसंबर सन 2008 को। यदि आप हमारे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है। ठीक है, आगे आप देख सकते हो 19 दिसंबर, ये जो पुनर्गठन की तारीख है, उस दिन पर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल को 5 कंपनियों में, कितनी कंपनियों में, 5 कंपनियों में विभाजित कर दिया गया। कौन कौन सी कंपनियां हैं आइए देखते हैं। ये आपके सामने वो 5 कंपनियां हैं जिसमें CSEB को, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या कर दिया गया है, डिवाइड कर दिया गया है। नंबर 1 आप देख सकते हो कौन सा, CSPGCL। CSPGCL क्या है, जो 5 वर्गीकरण किया गया है, 5 भागों में जो बांटा गया है, बाइफरकेशन जो है वो किस पर बेस्ड है। पहला आपका जनरेशन, उत्पादन पर, दूसरा है ट्रांसमिशन यानी कि जो आपका प्रवाहन पर, फिर तीसरा है आपका डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण पर, ट्रेडिंग यानी व्यापार पर, और होल्डिंग यानी कि जो अथॉरिटी होती है उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो इन 5 क्षेत्रों पर आधारित करके CSEB, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो डिवीजन किया गया है। तो सबसे पहली जो कंपनी है वो आपकी CSPGCL, देख सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन, जो उत्पादन का कार्य देखती है, जनरेशन का कार्य जो कंपनी देखती है वो आपका CSPGCL है। नेक्स्ट आप देख सकते हो ट्रांसमिशन करना यानी कि प्रवाहित करना, जो विद्युत शक्ति को एक स्थान पर उत्पादित करके उसे अन्य स्थान पर ले करके जाना, विभिन्न माध्यमों से लेकर के जाना, तारों के माध्यम से लेकर के जाना, वो आपका कहलाता है, वो किसके अंतर्गत आता है, ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत आता है। तो ये आपका हो गया CSPTCL। फिर नेक्स्ट आप देख सकते हो अगली जो कंपनी है वो है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात वितरण का कार्य जो कंपनी देखती है वो आपकी है CSPDCL। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी, पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। यहां पर ये जनरेशन नहीं आएगा, जनरेशन को आप चेंज कर लेंगे, जनरेशन की जगह यहां पर आप लिखेंगे ट्रेडिंग अर्थात
जो इनका विपणन का कार्य करती है, व्यापार का जो कार्य करती है, वो आपकी क्या है, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड है, जो कि आपका CSPTCL। आप लोगों को पता होगा हमारा जो स्टेट है, हमारा जो राज्य है, वो विद्युत सरप्लस राज्य के रूप में गिना जाता है, अर्थात यह न केवल अपने लिए विद्युत का उत्पादन कर सकता है, बल्कि ये अन्य क्षेत्रों, अन्य राज्यों को विद्युत शक्ति की आपूर्ति भी करता है। इसलिए आपका जो CSEB से एक पार्ट जो अलग होकर के बना है, वो है आपका ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड। नेक्स्ट आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। पावर होल्डिंग अर्थात होल्ड करके रखना, अर्थात अथॉरिटी जो है कंप्लीटली वो इसके पास रहती है। तो इस प्रकार से CSEB को हमने 5 कंपनियों में विभाजित होते हुए देखा। कब? आपका 19 दिसंबर सन 2008 को, जब आपका CSEB छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का क्या हुआ, पुनर्गठन हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग हुई, रीफॉर्मेशन हुआ। फिर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है, CSPGCL द्वारा निर्माणाधीन, PGCL अर्थात जनरेशन वाली जो इकाई है, जनरेशन कंपनी लिमिटेड जो है, उसके द्वारा निर्माणाधीन और प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजनाएं, यानी कौन कौन सी परियोजनाएं, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो निर्माणाधीन हैं और प्रस्तावित यानी इन फ्यूचर जो आने वाले आपके प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख सकते हैं आप निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है आपका कोरबा दक्षिण ताप विद्युत परियोजना, यानी कोरबा साउथ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, साउथ कोरबा थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। फिर आप देख सकते हो अगला गुंजी बुंदेली ताप विद्युत परियोजना, यानी गुंजी बुंदेली जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, जो आपका पहला था साउथ कोरबा वाला, वो कोरबा जिले में स्थित है। गुंजी बुंदेली जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है वो आपका बुंदेली में स्थित है। बुंदेली आपका पार्ट है कोरिया जिले का। इनकी उत्पादन क्षमता यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 2 × 500, यानी 2 यूनिट्स हैं यहाँ पर। ईच यूनिट प्रोड्यूसेस 500 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो द टोटल कैपेसिटी ऑफ दिस यूनिट इज 1000 मेगावाट। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो 2 यूनिट्स हैं और 250 हर एक की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो टोटल कैपेसिटी हो गई आपकी 500 मेगावाट की। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है हमारे पास प्रस्तावित यानी इन फ्यूचर जो प्रपोजल के स्टेज में है हमारी प्रोजेक्ट्स, वो कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहले है आपका बोध घाट जल विद्युत परियोजना, यानी कि बोध घाट वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर प्रेजेंट है, आपका कहाँ पर उपस्थित है, दंतेवाड़ा जिले में। इसकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो कितनी है, 4 × 125, यानी 4 यूनिट्स है यहाँ पर 125 मेगावाट्स की। तो टोटल कैपेसिटी कुल क्षमता हो गई इसकी 500 मेगावाट की। नेक्स्ट है आपका मटनार जल विद्युत परियोजना, यानी मटनार आपका जल विद्युत परियोजना है। मटनार जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है, बस्तर में स्थित है। इसकी जो क्षमता हो गई आपकी कितनी, 60 मेगावाट की। मटनार वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बस्तर का पार्ट है। फिर आप देख सकते हो कन्हार वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, कन्हार जल विद्युत परियोजना बलरामपुर जिले में स्थित है। इसकी कुल क्षमता है 50 मेगावाट की। फिर आप देख सकते हैं रेहर वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, रेहर जल विद्युत परियोजना, ये सूरजपुर जिले में स्थित है और इसकी जो क्षमता है वो आपकी 96 मेगावाट यानी 96 मेगावाट की है। नेक्स्ट आप देख सकते हो निर्माणाधीन निजी, ये तो CSPGCL अर्थात जो छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत नियामक जो कंपनी है, CSEB जो है, राज्य विद्युत मंडल जो है, उनकी आधारित या प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन निर्माणाधीन यानी अंडर कंस्ट्रक्शन निजी ताप, निजी अर्थात जो प्राइवेट सेक्टर के जो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना। ठीक है, रायगढ़ थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किसके अंडर में है, ये मेसर्स जिंदल पावर लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हो पाताड़ी ताप विद्युत परियोजना, पाताड़ी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किसके अंडर में है, ये लैंको अमरकंटक पावर प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है या निर्माणाधीन है। ठीक है, ये हुआ आपका, ये क्या चीज था, ये आपकी प्रस्तावित जल विद्युत परियोजनाएं थी, निर्माणाधीन और प्रस्तावित, यानी कौन कौन से अंडर कंस्ट्रक्शन है और कौन कौन से इन फ्यूचर आपके आने वाले हैं।
नेक्स्ट आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ अक्षय विकास अभिकरण, यानी कि छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रायपुर। ये जो आपका क्रेडा के नाम से फेमस है। क्रेडा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की हमको ज़रूरत क्यों पड़ती है? रिन्यूएबल एनर्जी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज हैं हमारे, उनका मैक्सिमम पार्ट जो है वो किस पर बेस्ड है? वो बेस्ड है आपका जीवाश्मों पर आधारित है। ठीक है, जीवाश्मों पर आधारित होने की वजह से इनका जिस हिसाब से दोहन हो रहा है, बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार से जिस हिसाब से इनका दोहन हो रहा है, तो निकट भविष्य में इनकी समाप्ति होना तय है। ठीक है, फॉसिल फ्यूल जिनको हम कहते हैं, जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल, जिसमें मुख्य रूप से कोयला और पेट्रोलियम शामिल है। ठीक है, तो इनकी समाप्ति यानी निकट भविष्य में इन फ्यूचर ये क्या हो जाएंगे? बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस, रिन्यूएबल अर्थात जिनको हम रिन्यू कर सके, रिचार्ज कर सके या रीयूज कर सके, ऐसे एनर्जी सोर्सेज या एनर्जी जो ऊर्जा स्रोत हैं उनके वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा रहा है। उन्हीं के अंतर्गत उनकी जो देखरेख जिस संस्था के माध्यम से की जाती है या उनका जो नियामकीकरण जिस संस्था के माध्यम से किया जाता है वो है आपका क्रेडा अर्थात छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ अक्षय विकास अभिकरण, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण। इसकी स्थापना कब हुई थी, कब एस्टैब्लिश हुआ था? ये 25 मई सन 2001 को। ध्यान देंगे कब स्थापित हुआ था? ये 25 मई सन 2001 को स्थापित हुआ था। इस अभिकरण का गठन, ठीक है, ये जो एजेंसी है इसका गठन जो हुआ था राज्य सरकार के द्वारा गैर परंपरागत एवं नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों के विकास और ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों से संबंधित विभिन्न कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किया गया है। क्यों इसका गठन किया गया है? ये जो आपका क्रेडा है उसका गठन किया गया है, वो स्टैब्लिश किया गया है किस लिए? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं, इसके अलावा आपका नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनका क्या करना है? विकास यानी डेवलपमेंट करना है, ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी कंजर्वेशन करना है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी गतिविधियां हैं और उनसे रिलेटेड जो अलग अलग योजनाएं हैं, डिफरेंट जो आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनके कार्यान्वयन के लिए यानी एग्जीक्यूशन के लिए इसका गठन किया गया है, एस्टैब्लिश किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कौन सा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में क्या जानकारी है हमारे पास? सौर ऊर्जा मैंने बताया था कि गैर परंपरागत ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा अर्थात नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स जो है उसका एक मेन जो आपको कहना चाहिए, मेन जो आपका सोर्स है वो कौन सा है? सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में आप देख सकते हो सोलर एनर्जी के बारे में हमारे पास क्या जानकारी यहाँ पर उपस्थित है, देख लीजिए। क्रेडा के द्वारा निम्नलिखित गांवों को सौर ऊर्जा के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की जा रही है, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग करके, सोलर एनर्जी का यूज करके कौन कौन से जो गांव हैं वहां पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है। सबसे पहला है आपका अचानकमार जो कि मुंगेली जिले का हिस्सा है। यहाँ के कितने? 17 गांव, ठीक है, वो किसकी? उसकी विद्युत आपूर्ति जो है, इलेक्ट्रिसिटी का जो आपका जो प्रोवाइड की जा रही है वो किसके थ्रू की जा रही है? सोलर एनर्जी के थ्रू की जा रही है। कौन सी एजेंसी उसमें शामिल है? क्रेडा शामिल है। फिर उसी प्रकार से भोपालपट्टनम जो बीजापुर का जिला है, बीजापुर का क्षेत्र है, उसूर भी जो है बीजापुर जिले का क्षेत्र है, वहाँ के 90 ग्राम 90 विलेजेस जो हैं उनको प्रोवाइड किया जा रहा है सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी। फिर वैसे ही तमोर पिंगला जो हमारा वन अभ्यारण्य है उसका जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आपका जो 30 ग्राम हैं, 30 विलेजेस जो हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है सोलर एनर्जी के थ्रू, सौर ऊर्जा के माध्यम से। आगे आप देख लीजिए क्या हमारे पास फैक्ट्स रखे हुए हैं। अगला जो फैक्ट है आपका वो है CSEB के बारे में हमने जान लिया और क्रेडा के बारे में हमने जान लिया। अब हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कौन कौन से, यानी नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं। तो देख लीजिए सबसे सामने में आपका पहला कौन कौन सा दिया हुआ है, ऊर्जा संसाधन का वो स्थान है या वो संयंत्र का नाम है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो पहला आपका कौन सा है? पहला आपका स्थापित है किस स्थान पर? ये है आपका भोरमदेव में। देख लीजिए भोरमदेव जो स्थान है वो कबीरधाम जिले का हिस्सा है।
कब इसकी स्थापना हुई है, गैर परंपरागत ऊर्जा जो आपका संयंत्र है, जो भी ऊर्जा इकाई है, उसकी स्थापना कब हुई है, सन 2006 में हुई है। कितनी इसकी उत्पादन क्षमता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी 6 मेगावाट की। क्या होता है यहाँ पर एक्चुअल में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है, जहां पर गन्ने की भूसी यानी जो शक्कर कारखाना है वहां पर शक्कर के उत्पादन के लिए, शुगर प्रोडक्शन के लिए गन्ने का उपयोग किया जाता है। जब गन्ने का रस निकाल लिया जाता है उसके बाद जो वेस्ट बच जाता है यानी जो भूसी बच जाती है उसका उपयोग करके क्या किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन किया जा रहा है, ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। तो ये जो संयंत्र है, ये जो इकाई है, कहाँ पर स्थापित है, भोरमदेव, जो कि कबीरधाम जिले का हिस्सा है। नेक्स्ट आप देख सकते हो धमतरी बायोमास संयंत्र, ठीक है, यानी बायोमास यानी जैसे आपका गोबर गैस संयंत्र है या बायोफ्यूल जो संयंत्र है वो इनके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो गोबर से किस प्रकार उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, गैस का उत्पादन कर सकते हैं। उस गैस का उपयोग करके हम ऊर्जा उत्पादन अर्थात आग जलाने का कार्य कर सकते हैं, जिससे कि भोजन पकाने इत्यादि का कार्य किया जाता है। तो वो आपका बायोमास संयंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये कब स्थापित हुआ है, सन 2014-15 में। कितनी इसकी क्षमता है, 310 मेगावाट, ठीक है। जो कैपेसिटी है वो 310 मेगावाट की है। बायोमास संयंत्र में या बायोमास जो आपका जो संयंत्र है उसमें किससे उत्पादन किया जा रहा है, यहाँ पर भी गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में कितना, 116.5 मेगावाट, 116.5 मेगावाट के कितने संयंत्र, 14 संयंत्र, यानी 14 जो आपके यूनिट्स हैं वो एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं, स्थापित किए जा चुके हैं। नंबर 3 आप देख सकते हो, इसको मैं आपका ऊपर कर दे रहा हूं, हाँ, नंबर 3 आप देख सकते हो कहां पर, बलरामपुर जिला जो है वहां का तातापानी नामक जो स्थान है वो बहुत ही फेमस है, क्योंकि वहां पर आपको गर्म पानी के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक भूमिगत नहीं कहना चाहिए, झरने के रूप में या फिर आपके सतह पर स्थित जो है वो स्रोत हमें प्राप्त हुए हैं। तो वो ऑलरेडी गर्म पानी के स्रोत हैं, अर्थात वो गर्म होने की वजह से उनको गर्म करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे हमें भाप की प्राप्ति ऐसे ही हो रही है। तो उस भाप का उपयोग करके आप क्या कर सकते हैं, ताप विद्युत शक्ति का उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जियोथर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो ये आपका कहाँ पर स्थित है, भूतापीय संयंत्र इसको हम कहते हैं, कहाँ पर स्थित है, तातापानी बलरामपुर में स्थित है। देश का द्वितीय यानी हमारे जो कंट्री है उसका सेकंड जियोथर्मल पावर स्टेशन है। कितनी इसकी कैपेसिटी, कितनी इसकी क्षमता है, 30 मेगावाट की क्षमता है। क्या किया जा रहा है, देखिए, बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में गर्म जल का स्रोत होने के कारण यहाँ पर अमेरिका की कौन सी कंपनी, जियोथर्मल कॉर्पोरेशन के द्वारा भूगर्भिक ताप विद्युत इकाई की स्थापना की जा रही है। भूगर्भिक यानी जियोलॉजिकल, जो आपकी ताप विद्युत यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की जा रही है, और इसके लिए राज्य सरकार से क्या हुआ है, अनुबंध हुआ है, यानी कि एग्रीमेंट हुआ है। फिर आप देख सकते हो पवन ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा यानी कि जो हमारा विंड एनर्जी है उसका यूज करके जो यूनिट एस्टैब्लिश किया गया है, एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट, वो आपका कहाँ पर है, बालोद जिले में स्थित है। कब स्थापित हुआ है, सन 1991 से। किस स्थान पर है, राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद के शासकीय महाविद्यालय यानी गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहां पर लगाया गया था, जो कि वर्तमान में बंद है। फिलहाल इससे प्रोडक्शन जो है वो बंद है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, इसकी स्थापना की गई थी 2017 में। यहाँ से 14 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। कैसे किया जाता है, गन्ने के अपशिष्ट से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हो गए, यानी छत्तीसगढ़ में गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस पर क्या क्या काम चल रहा है, कहाँ कहाँ चल रहा है, कैसे किया जा रहा है और कितना लगभग प्रोडक्शन किया जा रहा है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जाना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग,
ठीक है। जो संस्थाएं जुड़ी हुई है ऊर्जा संसाधन से वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, रायपुर में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन। ये क्या करता है, बेसिक जो इसका काम है वो क्या काम है, ये जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आम जनता के लिए, यह आयोग राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करता है। यानी रेट, जिस रेट से आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो रेट है, यानी कितना आप उसका चार्ज जो है या शुल्क जो है आप देंगे, पे करेंगे, उसका जो रेट डिसाइड करना है, दरें निर्धारित करने का जो काम है वो कौन करता है, CSERC, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग। नेक्स्ट आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका गठन कब हुआ था, कब स्टैब्लिश हुआ था, ये हुआ था 26 जनवरी सन 2005 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है इसका सबसे जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो है जैव ईंधन के उत्पादन के लिए फीड स्टॉक की आपूर्ति सतत स्रोत को सुनिश्चित करना है। यानी जैव ईंधन यानी कि जो बायोफ्यूल है उसका जो प्रोडक्शन होना है, उस प्रोडक्शन के लिए आपका जो फीड स्टॉक यानी जो कहना चाहिए रॉ मटेरियल है, उसका जो सप्लाई है उसको कंटिन्यूअस बनाए रखने का जो काम है वो कौन करता है, वो ये आपका छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी रायपुर करता है। नेक्स्ट आप देख लीजिए जो लास्ट में हमारे पास जो कुछ फैक्ट्स बच गए हैं, कौन कौन से फैक्ट्स हैं ये आप देख सकते हो। प्रदेश में विद्युत उपभोक्ता यानी कितने कंज्यूमर हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कितने कंज्यूमर हैं, वो है आपका 45.13 लाख, 45.13 लाख जो कंज्यूमर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं। इनमें ग्रामीण यानी रूरल एरिया के जो हैं कंज्यूमर वो कितने हैं, 29.99 लाख यानी अप्रॉक्स 30 लाख, जो कि हमारा 66.43% के कंज्यूमर है। यानी 66.43% के जो उपभोक्ता हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं। इनकी संख्या कितनी है, लगभग 30 लाख। शहरी क्षेत्र में जो उपभोक्ता हैं वो कितने हैं, 15.14 लाख। इनकी जो प्रतिशत में मात्रा देखें तो वो है 33.57%, ठीक है, 33.57%। फिर आप देख सकते हैं विद्युतीकृत ग्राम 30 सितंबर सन 2017 तक के कितने ग्राम विद्युतीकृत हुए थे, वो हुए थे 19,333, यानी लगभग 96.05% के जो ग्राम है, गांव है, वो आपके विद्युतीकृत हो चुके हैं। फिर आप देख सकते हो प्रदेश में पहला जो ताप विद्युत संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित हुआ था, कोरबा ईस्ट में। इसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1958 में। ताप विद्युत संयंत्र यानी कि थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो यूनिट है वो। प्रदेश में प्रथम जल विद्युत परियोजना यानी कि आपकी जो वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो स्टेट का सबसे पहला कौन सा था, रुद्री जलाशय में स्थापित हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। कौन से सन में, 1990 में। कौन सी नदी, महानदी में ये स्थापित हुआ था। ये जो कुछ फैक्ट्स थे ये आपके रिलेटेड थे ऊर्जा संसाधनों से। तो ये हमने कवर अप करने की कोशिश की है जो इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका कहना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी या मेनली जो आपके एनर्जी रिसोर्सेज जो है छत्तीसगढ़ में, उनको कवर अप करने की कोशिश हमने यहाँ पर की है। उसके बेसिक फैक्ट्स को यहाँ पर देने की कोशिश की है। आई होप ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, बहुत ही लाभदायक होगा। इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं पीएससी के एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या अन्य जो व्यापम के एग्ज़ाम हैं उनको भी क्रैक करने के लिए आप इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक को ख़त्म करने से पहले आप लोगों से फिर से ये कहना चाहूँगा कि हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और हमें हौसला देते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। यदि आप हमारे लिए एक कदम बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से हम आपके लिए 4 कदम बढ़कर आगे आपका हाथ थामने के लिए आएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस सभा को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। Thank you so much.